महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सुदेव हमारे बीच में 74 साल की उम्र में सोबती का निधन हो गया है। अपनी विशाल कद काठी के लिए उन्हें जाना जाता था। प्रवीण कुमार ने न सिर्फ टीवी सीरियल्स में काम किया बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी वो नजर आए। हालांकि प्रवीण कुमार के जाने के बाद महाभारत में पांडवों का बड़े भाई का रोल निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने ट्वीट किया और ये कहा कि मेरे महाभारत का भाई अब नहीं रहा। सीधे तौर पर भीम के निधन पर गजेंद्र चौहान जी का दर्द छलका है। बातचीत करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। आपका धन्यवाद। बट आज सुबह सुबह जो ये दुख भरा समाचार मुझे मिला तो कुछ समय तक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद किसी से गलती हो गई है ये समाचार भेजने में। फिर मैंने कई जगह फोन करके कंफर्म किया तो मालूम पड़ा कि कल रात को दिल का दौरा उन्हें पड़ा था, जिसके कारण जो है उनका निधन हो गया है। मेरे लिए तो एक पर्सनल लॉस है, क्योंकि मैं स्वयं दिल्ली का रहने वाला हूं और जब भी मुंबई से दिल्ली आता था तो प्रवीण जी को जरूर मिलके जाता था। और प्रवीण जी के और हमारे बीच एक ऐसी बॉन्डिंग थी, वो सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी। वो महाभारत के बाहर भी जो है पिछले 34 सालों से लगातार एक भाई के रूप में हम रहे हैं। उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन जो किरदार निभाया था वो मेरे से छोटे भाई का रोल था। तो वैसे तो महाभारत के तमाम कलाकारों में एक भाईचारा हमेशा से बना रहा है और दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि इससे पहले जो है नकुल जो बने थे उनका अमेरिका में देहांत हो गया था कुछ वर्ष पहले, और आज मछले भैया भी चले गए। मछले भैया तो महाभारत की भाषा है, लेकिन अगर भारत की भाषा में कहूँ तो सगे जैसे ही भाई थे हमारे, और समय समय पे गाइड भी करते थे, बातें भी बताते थे, और बड़ा हंसमुख चेहरा था प्रवीण जी का। हंसते खेलते बात करते थे और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, पंजाबी भाषा के जो चुटकुले होते हैं, जो बातें होती हैं, उसको बहुत सहजता से कहते थे। और पूरी महाभारत में उन्होंने हम सबको, तमाम महाभारत के कलाकारों को जो है अलग अलग नाम से संबोधित करते थे और एक बहुत अच्छा माहौल बना के रखते थे सेट पे। जी, बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई आपके साथ, क्योंकि महाभारत एक ऐसा सीरियल था जो सिर्फ ना कि हिंदुस्तान में देखा गया बल्कि एशिया के कई मुल्कों में महाभारत चला है। 32-35 साल से पुरानी बात यह है। आपने बड़े भाई का किरदार निभाया, कैसी यादें उनके साथ हैं? सेट पर जब वो आते थे तो कैसा माहौल होता था? जब आप प्ले करते थे तब की यादें क्या है सर? देखिए, महाभारत का हर दिन जो है हमारी यादों में बसा हुआ है। ये अलग से ये कहना कि एक याद दूसरी याद से बढ़कर थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है कि हम लोग लंदन शो के लिए जा रहे थे, और जब लंदन के एयरपोर्ट पे उतरे और वीजा क्लियरेंस के लिए इमिग्रेशन में जाते हैं तो एक स्टैंप लगती है, तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे। तो प्रवीण जी मेरे से पीछे थे। मैंने प्रवीण जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आगे आइए। प्रवीण जी आगे आ गए और वो जो वीजा ऑफिसर था वो कुछ सवाल करता है हमेशा, आप व्हाट्स योर नेम। उन्होंने कहा, वो देसी भाषा में, वो प्रवीण कुमार सोबती। तो अच्छा ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। ओके। तो उनको हमेशा ये शक रहता है कि ये आदमी यहाँ बसने तो नहीं आया। तो उनका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। तो प्रवीण जी से उन्होंने ये पूछा कि डू यू इंटेंड टू स्टे इन यूके? और प्रवीण जी तो ऐसे थे कि जो खिलाड़ी के तौर पे पूरी दुनिया देख चुके थे। तो उन्होंने उस सवाल का जो जवाब दिया, मैं बिल्कुल उनके पीछे था, वो कमाल का जवाब था। प्रवीण जी ने कहा, आई डोंट लाइक योर कंट्री, हु विल स्टे हियर? माई कल्चर ऑफ माई कंट्री इज एनी टाइम ग्रेटर देन योर्स। I have my family in India, I got my property in India, I got relations in India. तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने एक क्षण में जो है अंग्रेजों की उस सभ्यता और संस्कृति से कहीं ऊंचा ले गए। तो वो जो भारतीयता या अपने कंट्री के प्रति प्रेम होता है, उन्होंने एक सेकंड में, एक लाइन में दर्शा दिया। एक तो खेलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, खेलों में जो उन्होंने नाम कमाया, अर्जुन अवार्ड मिला उनको। मुझे याद है दिल्ली में एक सड़क है खेल गांव में, वो प्रवीण कुमार सोबती के नाम से रखा गया उसको। तो हम हमेशा पाजी को मजाक करते थे, पाजी रोड्स के नाम तो मरने के बाद रखते हैं, आप तो पहले जिंदा है जी।
और कहना है इतनी जल्दी नहीं मरना मैं बहुत कम करके जाने हैं। तो पाजी बड़े हर चीज को ना बहुत जोवियल तरीके से लेते थे और इतनी यादें हैं पाजी का। मैं आपको बताऊं, जब हमारा लंच टाइम होता था महाभारत में, तो एक शब्द डायरेक्टर यूज करते थे खाने के लिए, लंच ब्रेक नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे आक्रमण। तो आक्रमण करके सब खाने की तरफ भागते थे। लेकिन परवीन जी क्या करते थे, परवीन जी को हम पहले पूछते थे, पाजी खाना खाओगे? नहीं नहीं आज मैंने खाना नहीं खाना। पाजी खाना खाना है? नहीं नहीं आज मैं खाना नहीं खाना। लेकिन जैसे ब्रेक होता था, आक्रमण होता था, तो जो मीठे का डोंगा होता था वो 2 किलो हो, 3 किलो हो, 4 किलो हो, लेके अलग चले जाते थे और वो पूरा पी जाते थे और फिर कहते मैंने खाना नहीं खाना आज। वो मीठे के इतने शौकीन थे, इतने शौकीन थे, किसी और को मीठा मिले ना मिले, लेकिन परवीन जी ने मीठा खत्म कर देना है। तो ऐसे दिल के साफ व्यक्ति, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, तरन तरान एक जगह है, वहां से पाजी ने अपना कैरियर शुरू किया खिलाड़ी के रूप में। मुझे याद है मैं अक्सर जब उनके दिल्ली वाले घर पे जाता था, तो उनके पिताजी जो है, घर के बाहर भीड़ हमेशा जमा होती थी उनको देखने के लिए। एक तो उनका पर्सोना इतना बड़ा था, हाइट इतनी अच्छी थी, बॉडी इतनी अच्छी थी, जब वो निकलते तो बच्चे बुजुर्ग जो है, औरतें खड़ी रहती थी देखने के लिए, भीम जी भीम जी भीम जी। तो उनके फादर साहब भी इसी तरह के जोवियल मूड के थे। वो बोलते थे, ओए जदों असली भीम सीगा तुसी पहचानिया नहीं, हुण नकली भीम बन के घूम रहा है तो सारे भीम भीम करे जाने हैं। तो ये कुछ यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। बट परवीन जी को ना याद करें ये हो नहीं सकता। आने वाले जीवन में जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, परवीन जी हमारी यादों में, हमारे दिल में बसे रहेंगे। एक भाई का प्यार मिला, एक बड़े दोस्त का प्यार मिला। जी, हमने सर छोटे थे तब आप लोगों को टीवी पर देखा था और आपने एक बड़े आदर्श भाई की भूमिका निभाई है महाभारत के अंदर। अर्जुन की पहचान एक धनुर्धर के रूप में होती है, तो भीम को लेकर अलग सा क्रेज है। एक लंबा चौड़ा शरीर, हाथ में गदा, किसी को कैसे भी मार देना। अक्सर जो दुर्योधन थे उनके साथ उनका बातचीत का जो कटाक्ष था बहुत अच्छा लगता था। सर कुछ एक्टिंग को लेकर शेयर कीजिए। आप जब रिहर्सल करते थे या जब आप ऑन स्टेज जाते थे तब किस तरह का रिएक्शन का होता था? हम लोगों में आपस में कंपटीशन होता था जी। पहले तो मैं उनके सिलेक्शन की बात आपसे बताऊं कि जब भीम का सिलेक्शन चल रहा था तो चोपड़ा साहब ढूंढ रहे थे भीम कौन होगा। तो दुर्योधन जो बने पुनीत सर जी, उनको पहले भीम का रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद जो बलराम बने सागर सालुन के साथ, वो पुलिस में नौकरी करते थे, कुछ इंस्पेक्टर थे तभी, तो उनको ऑफर हुआ। उसी दौरान जो है किसी के माध्यम से परवीन कुमार जी बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस पहुंचे। तो जो काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट थी उसने देखा और वो एकदम घबरा गई उनकी हाइट बॉडी देख के। वो भागी भागी चोपड़ा जी के पास गई कि कोई ऐसा आदमी आया है, परवीन कुमार नाम बता रहा है अपना। तो चोपड़ा साहब ने बोला भेजो भेजो अंदर। वो अंदर गए, ना कोई ऑडिशन, ना कोई टेस्ट, ना कोई बात। चोपड़ा साहब के मुंह से निकला, ये तो मेरा भीम है। बस इतना कहना और देखना और उनका सिलेक्शन हो गया था। एक्टिंग के बारे में हम लोग उनको छेड़ा करते थे क्योंकि पंजाबी टच बहुत आता था उनकी बातों में। तो हम बोलते थे पाजी, हम उनको कोशिश करते थे हंसी मजाक में डायलॉग भुला देना, लेकिन वो ऐसा रट लेते थे डायलॉग को। हम लोग डायलॉग उल्टे सुलटे बोल के उनको भुलाने की कोशिश करते थे। और कहते कोई नहीं, कितना भी पुलाव मैं याद करके आया आज। बोलते पंजाबी में थे लेकिन डायलॉग जो है हिंदी में ही कोशिश करते थे बोलने की। बट आत्मा और दिल के बहुत साफ व्यक्ति थे। मैं तो बल्कि इसको ऐसे पुटअप करूंगा आपके सामने कि महाभारत में अगर मैं दिल का साफ और नियत का साफ व्यक्ति को बोलूं तो परवीन कुमार से बेहतर नहीं। जी, आपके साथ कभी कोई नोकझोंक हुई हो शूटिंग के दौरान या ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद रहे? नहीं, मेरे साथ नोकझोंक तो परवीन जी की कभी नहीं हुई, हो भी नहीं सकती ऐसे व्यक्ति के साथ नोकझोंक। हम लोग जोक्स बहुत शेयर करते थे जी। जोक्स इतने शेयर होते थे सेट पे बैठे बैठे हम लोग। मुझे याद है अर्जुन और मैं मिलके जो है उनकी थोड़ी खिंचाई भी करते थे कभी कभी। तो उनको सुबह बोल देते, पाजी जड़ी धोती पाई है ना, इन्होंने कल धोखे नहीं भेजी, ऐसी दे दी आपको। तो वो इतने सीधे थे कि उस बात को मान लेते थे। चुपचाप ड्रेसमैन के पास जाते थे तो उसको डांटते थे, और तूने सबकी धोती धोई है, मेरी धोती क्यों नहीं धोई? तो बाद में पता चलता था वो धुली हुई आई है। लेकिन इनकी सिंपलिसिटी इतनी थी कि हम प्यार से भी बोलते थे
तो उनको सच लगता था, मान लेते थे जी। मान लेते थे उस बात को। सर बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गजेंद्र जी, टीवी सीरियल के अलावा उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया और विलेन की भूमिका भी कई फिल्मों में की, पॉलिटिक्स में भी हो गई। अगर हम सर बॉलीवुड को लेकर बातचीत करें तो आपको क्या लगता है कि क्या फर्क रहा, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि अच्छा खासा उनका शरीर भी था और पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड में मजा चल नहीं पाए। आपका एक्सपीरियंस सर क्या कहता है, कहाँ पर कमी रही होगी? मुझे ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि उनको फिल्मों में किस कारण से सक्सेस नहीं मिल पाई। हर एक व्यक्ति का अपना अपना, कलाकार का अपना अपना एक कारण होता है। मुझे एक बात याद आती है, जब वो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लिया और वो इलेक्शन लड़े दिल्ली से। तो मैंने पाजी को बोला, पाजी आप कैंपेन पे नहीं जाते हो, लोगों से मिलते नहीं हो। तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने। मैंने कहा पाजी जाओगे नहीं, लोगों से नहीं मिलोगे तो लोग वोट कैसे देंगे? वो कहता जिन्हें देनी है दे देगा, नहीं देगा नहीं देगा। मैंने कहा पाजी लेकिन इलेक्शन पार्टी पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। कहता है यार एक गल समझ नहीं आती मैंने पॉलिटिक्स के अंदर। कहता ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੀ ਐਜ਼ ਪੀ वो बंदे के सामने मैं जाके हाथ जोड़ू, मैंने वोट देना, तो ये मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा भाई फिर तो पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल होता है, आप गलत लाइन में चले। कहता ठीक है जो होएगा देखा जाएगा। तो he was such a simple man. He was not outright meant for politics actually, let me tell you. बड़े सिंपल कैरेक्टर के व्यक्ति थे, तो उनका पॉलिटिक्स में जाना मुझे नहीं लगा कि ठीक कदम था, पर उनका शौक था तो उन्होंने एक बार करके देखा ही, और बहुत कम मार्जिन से हारे थे। ये भी बता दूं मैं, उनका पर्सोना जो था उसको लोगों ने वोट दिया था उसको। तो आज मैंने सुबह से भाभी से कई बार कोशिश की है फोन पे कांटेक्ट करने की, व्हाट्सएप मैसेज भी किया है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ रोहतक में, तो मैं चाह रहा था कि मैं दिल्ली जाके आऊं, लेकिन मेरी आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी जिसकी वजह से, तो फिर मुझे लगा कि शाम का अगर होगा अंतिम संस्कार तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिली है, इसलिए मैं थोड़ा सा बंदिश में हूँ। पर मेरा मन उनके साथ है, मेरा दिल उनके साथ है, मेरी आत्मा उनके साथ है, और मैं प्रेयर करूंगा कि प्रवीण जी जहां भी रहें खुश रहें, और ऐसी पवित्र आत्मा का एक बार फिर पुनर्जन्म जो है भारत की इस पवित्र और पावन भूमि पे हो, पंजाब की भूमि पे हो जहां उन्होंने पहले जन्म लिया। राजेंद्र जी एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया उनके बारे में काफी कुछ, बहुत सारी यादें भी शेयर की सर, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनका जो अंतिम समय था उससे पहले वो काफी परेशान थे, बीमारी से भी परेशान थे और आर्थिक तंगी से भी परेशान थे। उन्होंने खुद पेंशन के लिए सरकार से कहा था कि मेरी पेंशन लगाई जाए। देखिए पिछले महीने मीडिया में प्रवीण जी ने मुझे फोन भी किया कि यार ये गलत खबरें पता नहीं कहाँ से चली है कि मैं तंगहाली में हूँ, फाइनेंशियली हेल्प चाहता हूँ। हाँ जी। तो मैं और प्रवीण जी दोनों मीडिया में कैमरे के सामने आए थे और हमने इस बात को कंफर्म किया था कि प्रवीण जी जैसा व्यक्ति तंगहाली हो नहीं सकता। ही वॉज वेरी वेल ऑफ। पता नहीं किसकी शरारत थी कि उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, और फिर ये जैसे एक आज उनकी जो निधन का समाचार है पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल गया है, ऐसे ही वो न्यूज भी वर्ल्ड वाइड फैल गई थी। तो फिर हमको मीडिया के सामने आके बताना पड़ा। मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ। उन्होंने पंजाब सरकार को अपनी पेंशन के लिए पत्र लिखा, तो जिसके हाथ से वो पत्र पहुंचा उसको लगा कि शायद तंगहाली में है। पिछले 5-6 महीने से उनकी पेंशन रोक दी गई थी, कारण मुझे नहीं मालूम क्या है। तो उन्होंने सरकार को ये पत्र लिखा था कि मेरी पेंशन ना रोकी जाए, तो उससे किसी को लगा कि शायद पैसों की दिक्कत है उनको। ही वॉज वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, 4 मंजिल की तो कोठी है उनकी दिल्ली में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से रहते हैं वो, और फाइनेंशियली मतलब वो पेंशन की उनका अधिकार था, जो उनका अधिकार था वो मिलना चाहिए था। जिसने देश के लिए इतना मान सम्मान लेके आया, ये उनका अधिकार था। अब सरकार की क्या परेशानी, मैंने उस वक्त भी विनती की थी पंजाब सरकार से कि उनकी जो है पेंशन को कंटिन्यू किया जाए, और इस तरह से किसी भी खिलाड़ी के साथ, किसी भी कलाकार के साथ उसका जो अधिकार है वो ना रोका जाए। सर एक आखिरी सवाल है बस आपसे कि आपकी उनसे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, और बातचीत जो हुई थी अगर शेयर करना चाहे तो किस तरह की बातचीत हुई थी? 28 दिसंबर को 2021 को उनका फोन आया था मुझे। पहली बात तो उनको किसी का नंबर चाहिए था, फिर जब उन्होंने ये बात की कि यार इस तरह से मीडिया में न्यूज आ रही है तो क्या हम मिलके दोनों
टीवी के स्क्रीन के माध्यम से इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा आवाज लड़खड़ाती थी उनकी। तो मैंने कहा पाजी मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैंने मीडिया में ये कंफर्म किया था उस वक्त, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर मेरे पाजी को किसी भी बात की तकलीफ होगी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उनके साथ खड़ा हूं। मैं हेल्प नहीं करूंगा, मेरा जो फर्ज है मैं उसे निभाऊंगा। वो किस रूप में निभाऊंगा इसका मुझे कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने पाजी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि 34 साल का रिश्ता कोई छोटा रिश्ता नहीं होता। और उन्होंने हमें भरपूर प्यार दिया, भरपूर हम लोगों का साथ रहा, हंसी मजाक सीरियसनेस हर एंगल से वो हम साथ में खड़े थे। और वैसे भी महाभारत की बात करूं तो मैं उनका बड़ा भाई था, तो बड़े भाई का फर्ज भी निभाऊंगा, और भारत में जो छोटा भाई हूं उसका फर्ज भी मैं निभाऊंगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया दुख की इस घड़ी में हमसे बातचीत शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए, पुरानी यादों को पंजाब केसरी ग्रुप पर ताजा करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपके ग्रुप के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी आत्मा जहां भी खुश है। ओम शांति। शुक्रिया।